Hello everyone, welcome back to learning session. This is Rupali, and if you are thinking about to enroll the course of CIB, then you have to download Android application named IIBF Learning Center app, and if you are iOS user, then you have to download My Institute app. लिंक आपको सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. फटाफट जाके हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेकआउट कर लीजिए एंड इनरोल कर लीजिए हमारे इलेक्टिव सब्जेक्ट के कोर्सेज को. सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा ऐसा इजीएस्ट सब्जेक्ट है फॉर द इलेक्टिव सब्जेक्ट फॉर सीआईबी एग्जाम्स एंड कौन कौन सी रिवाइज सिलेबस आया है फॉर सीआईबी मई 2023. ठीक है, हम इसको सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 2022 और 2023 में क्या डिफरेंस आया है. राइट, सबसे पहले क्या है कि पहले बहुत कम सब्जेक्ट्स होते थे. ठीक है, पहले कितने थे? 3 सब्जेक्ट थे, जिसमें से 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट थे, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट है. ठीक है, लेकिन अब जो रिवाइज सिलेबस आया उसमें ये बताया गया है कि 5 कंपल्सरी सब्जेक्ट कर दिए गए. 5 टोटल आपको पेपर देने पड़ेंगे, एग्जाम्स देने पड़ेंगे, जिसमें से 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं और 1 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स है. राइट, मार्क्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट्स है और क्वेश्चंस की जो भी क्वेश्चंस भी हैं वो भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे और ड्यूरेशन भी यहाँ पे सेम है 2 आवर्स पर एग्जाम्स रहेंगी. पहले क्या था? पहले 300 मार्क्स का पेपर होता था सीआईबी का. राइट, 100 मार्क्स फॉर ईच सब्जेक्ट. लेकिन अब कितना कर दिया गया है? 500 मार्क्स का कर दिया गया है. ठीक है, 500 मार्क्स का कर दिया गया है, जिसमें से आपको 50% गेन करने ही करने हैं, मतलब 250 आपको लेके आने ही आने हैं. राइट, पहले कितना था? 150 आपको लेने हैं. ठीक है, ओवरऑल कितने होने चाहिए? 150. लेकिन अब कितना कर दिया? 250 आपको यहाँ पे अटेन करने ही करने हैं. सो लेट्स स्टार्ट. अब हम यहाँ देखेंगे कि मार्किंग स्कीम क्या रहती है रिलेटेड टू द सीआईबी एग्जाम्स. मार्किंग स्कीम्स क्या रहती हैं? पहले क्या था, क्योंकि देखो जो बैंकर्स हैं वो उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता. राइट, उनके पास इतना ज्यादा टाइम नहीं होता कि वो पढ़ सकें. ठीक है, तो उनके लिए देखो अब सब्जेक्ट्स भी ज्यादा कर दी गई हैं, तो उस केस में क्या कर दिया है? नेगेटिव मार्किंग को यहाँ पे हटा दिया गया है. राइट, ये बहुत अच्छा एक पॉजिटिव पॉइंट मिलता है आपको. एंड मोर ओवर 1 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर. पहले क्या था? नेगेटिव मार्क्स जितनी होती रहती थी उतनी आपके मार्क्स डिडक्ट होते रहते थे, चाहे आपके आंसर सही भी हो. ठीक है, आधे अगर आंसर सही थे तो वो भी आपके डिडक्ट होते ही रहते थे. लेकिन एज सच अब कुछ भी नहीं होगा. और साथ में बोला गया है कि आपको 50 मिनिमम 50 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए होंगे. 100 मार्क्स क्या मतलब 50% तो आपको लाने ही लाने. अगर 100 मार्क्स है तो 50 मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं. लेकिन और क्या चीज बोली गई है? आपको 500 में से 250 तो गेन करने ही करने हैं इन ऑल सब्जेक्ट. ठीक है, मिनिमम आपके 250 तो बनने ही चाहिए, चाहे आपके किसी भी पेपर में 45 मार्क्स क्यों ना आए हों. मान लेते हैं जैसे आपका कोई भी पेपर है 1 2 3 4 5. ठीक है, तो उन सभी पेपर्स में आपके 45 इसमें आ गए हैं, 47 इसमें आ गए हैं, 50 इसमें आ गए हैं. ठीक है, 78 एंड 90 इधर आ गए हैं. ठीक है, तो इस केस में अगर ओवरऑल मिला के इसको अगर प्लस करते हैं तो 250 से इसको अबव जा रहे हैं, तो आप तब भी एलिजिबल होते हो. ठीक है, आप तब भी इसको क्रैक कर जाते हो. राइट, आई होप आपको ये समझ आ गया कि 45 मार्क्स अगर आप ईच सब्जेक्ट 45 मार्क्स अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में लेके आते हो और ओवरऑल आपको जो अगर प्लस करते हैं एडिशन करते हैं तो आप 250 बन रहे हैं, तो तब भी आप इसको अटेन कर लेते हो. ठीक है, इसको क्रैक कर जाते हो. राइट, तो हम देखते हैं कि अब कौन कौन से सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जो आप सीआईबी एग्जाम में आपको मिलने वाले हैं. ठीक है, तो सबसे पहले इलेक्टिव सब्जेक्ट जो आएगा दैट इज कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक. ठीक है, फिर रूरल बैंकिंग, रिस्क मैनेजमेंट, सेंट्रल बैंकिंग एंड एचआरएम. तो यहाँ पे डोमेन लिखा गया कि किसका बैकग्राउंड, अगर किसी का भी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के रिलेटेड है तो वो किसके लिए जाएगा? दे विल गो फॉर द कंप्यूटर एप्लीकेशन टेक. ठीक है, अगर कोई भी पर्सन है जिसने रीजनल रूरल बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव बैंकिंग के साथ है, ठीक है, उन्होंने वो इस बैकग्राउंड के हैं तो वो दे विल ऑप्ट रूरल बैंकिंग. राइट, जो कॉमर्स मैनेजमेंट वाले हैं, ठीक है, वो रिस्क मैनेजमेंट को ऑप्ट कर सकते हैं. जो आरबीआई है, मतलब कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सॉरी सेंट्रल बैंक है, ठीक है, वो यहाँ पे ऑप्ट कर सकते हैं क्योंकि उनको ज्यादा नॉलेज होगी सेंट्रल बैंकिंग की. राइट, तो इनका जो कंसेप्ट होगा वो बहुत ज्यादा बेसिक होगा. और जो कॉमर्स एंड बैकग्राउंड के वो एचआरएम में ही कर सकते हैं. लाइक जिनका जो बैकग्राउंड है वो एमबीए है, स्पेशलाइजेशन है, तो वो एचआरएम को ऑप्ट कर सकते हैं. आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा इजीएस्ट सब्जेक्ट लगना चाहिए. आप यहाँ से ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर फील्ड. ठीक है, डिपेंड करता है कि आपका क्या बैकग्राउंड है, आपका क्या फील्ड है, तो उस अकॉर्डिंगली अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट को यहाँ पे चूज करना, वाइजली चूज कर सकते हो आप. ठीक है, जहां पे अगर आपको लगता है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर यहाँ पे फील्ड नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हम नहीं कर पा रहे हैं, डिसाइड कर पा रहे हैं, तो आप यू विल गो फॉर द एचआरएम और यू विल गो फॉर द रूरल बैंकिंग. राइट, सेंट्रल बैंकिंग भी आप ऑप्ट कर सकते हो.
सो यहाँ पे एक ऑप्शन एक क्वेश्चन अराइज होता है दैट व्हाई एचआरएम, कि हमें एचआरएम को क्यों ऑप्ट करना चाहिए। सो बहुत ज्यादा माइनर पॉइंट्स हैं जो कि आपको, जिससे आपको हेल्प मिल सकती है कि आप इसको चूज कर सकते हो। सबसे पहले ये बहुत ज्यादा इजियर सब्जेक्ट है क्योंकि इस सब्जेक्ट में क्या है, थ्योरी बेस्ड है। जो भी आप बैंक में काम कर रहे हो, ठीक है, कि किस तरह से आप एचआर से डील करने वाले हो, कम्युनिकेशन क्या रहने वाली है, तो ये सब क्या है एचआरएम के अंदर इंक्लूड होते हैं। दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ह्यूमन कौन होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, राइट। तो उनको मैनेजमेंट किस तरह से करनी है वो एचआरएम के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप ये इसको ऑप्ट कर सकते हो बिकॉज इट इज अ वेरी इजियर सब्जेक्ट। नाउ मूव टू द सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो एचआरएम है वो एबीएम आपको पता है कंपल्सरी सब्जेक्ट है सीआईबी का, तो उसके अंदर मॉड्यूल सी के अंदर ये पार्ट कवर होता है। अगर आप एबीएम तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है, तो उसके मॉड्यूल सी को भी आप कवर करोगे ही करोगे। तो अगर आप एचआरएम लेते हो, यहाँ पे ऑप्ट करते हो एचआरएम को, तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर चुके हो, ठीक है, आप ऑलरेडी उस चीज को पढ़ चुके हो, तो इसलिए इलेक्टिव सब्जेक्ट को पढ़ना इजी हो जाएगा। कुछ माइनर पॉइंट्स होंगे, कुछ माइनर कंसेप्ट्स होंगे जो आप इलेक्टिव सब्जेक्ट्स में पढ़ोगे, लेकिन जो बेसिक कंसेप्ट होगा एचआरएम का वो आप ऑलरेडी एबीएम के अंदर पढ़ चुके होगे, तो आपको इजी लगेगा ये, ठीक है। थर्ड यहाँ पे आता है मोस्ट प्रेफर्ड इलेक्टिव सब्जेक्ट आफ्टर डिटेल बैंकिंग। अब डिटेल बैंकिंग जो है वो जीआईबी का पार्ट हो गया, कंपोजिट सब्जेक्ट्स में आ गया है, लेकिन डिटेल बैंकिंग पहले क्या था, इलेक्टिव सब्जेक्ट था। डिटेल बैंकिंग के बाद जो मोस्ट प्रेफर्ड सब्जेक्ट आता है, अब पहले की बात कर रहे हैं सीआईबी 2022 की, लेकिन तो मोस्ट प्रेफरेबल सब्जेक्ट जो कौन सा होगा वो एचआरएम होगा आफ्टर द डिटेल बैंकिंग, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं इलेक्टिव सब्जेक्ट। अब यहाँ पे कौन कौन से रहते हैं, उनके अंदर कौन कौन से मॉड्यूल कवर होते हैं। सो सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट आता है पेपर 1 एंड पेपर 2 में आएगा आपका कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक, एंड थर्ड वन इज सेंट्रल बैंकिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रूरल बैंकिंग। सो रिस्क मैनेजमेंट में क्या होगा कि आपका रिस्क किस तरह से होगा, आपको क्रेडिट रिस्क, ऑपरेशन रिस्क, मार्केट रिस्क के बारे में यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, किस तरह से मैनेज करना है। मोर ओवर अगर हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल बैंकिंग के बारे में बात करते हैं तो इट्स ऑल अबाउट कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो आप ये इसको भी ऑप्ट कर सकते हो अगर आपको ज्यादा नॉलेज है, ठीक है, आप बीसीए से हो, ठीक है, आपका बीसीए का बैकग्राउंड है, बीटेक का बैकग्राउंड है, तो आप इसको ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड थर्ड वन इज सेंट्रल बैंकिंग। तो अगर आप आरबीआई के बैकग्राउंड से हो, ठीक है, आपको अच्छे से पता है सेंट्रल बैंकिंग के बारे में, देन यू कैन ऑप्ट फॉर द सेंट्रल बैंकिंग, जिसके अंदर सेंट्रल बैंकिंग के रूल्स, रेगुलेशंस, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, ये सब यहाँ पे बताए गए हैं, एनबीएफसी के बारे में, ठीक है। एंड फोर्थ वन इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसके बारे में हम फर्दर अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। एंड यहाँ पे क्या बताया कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है वो होता क्या है, उसके कितने फंक्शंस होते हैं, ठीक है, पर्सनल मैनेजमेंट, इंडस्ट्री डिस्प्यूट, ठीक है, मोटिवेशन, ट्रेनिंग, ये जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है वो भी यहाँ पे कवर होता है। फिफ्थ वन इज रूरल बैंकिंग। रूरल बैंकिंग में क्या है, जो भी रीजनल रूरल बैंकिंग से हैं, राइट, वो इसको ऑप्ट कर सकते हैं, जिसके अंदर रूरल किस तरह से डेवलप होती है, उसके रिलेटेड कितने स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च किए हैं वो यहाँ पे कवर होते हैं, कौन कौन सी प्रॉब्लम आ रही है रूरल बैंकिंग के अंदर, तो ये सब चीजें यहाँ पे डिस्कस की जाएगी। तो इसको वाइजली पढ़ के और अपना डिसीजन लेना, राइट। अब हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर कौन कौन से मॉड्यूल कवर होते हैं, ठीक है। पहले अगर हम बात करते हैं सीआईबी 2022 के रिलेटेड, तो पहले सिर्फ 4 ही मॉड्यूल थे, सिर्फ 4 मॉड्यूल थे टिल मॉड्यूल डी पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशन तक, ठीक है। लेकिन अब 2023 के अंदर एक और मॉड्यूल को ऐड कर दिया गया है, विच वन इज मॉड्यूल ई, इमर्जिंग सिनेरियो इन एचआरएम, राइट। सो सबसे पहले जो मॉड्यूल ए रहता है उसके अंदर हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि वो होता क्या है, ठीक है, नॉलेज मैनेजमेंट क्या होती है, ठीक है, इट्स ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्सेज, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स क्या होती है, उसको किस तरह से ऑर्गेनाइज करें, ठीक है, उसको किस तरह से प्लानिंग करें, ये सब किसके अंदर आएगा, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंदर आएगा। देन बी मॉड्यूल से इज बिल्डिंग एंड एचआर स्ट्रेटेजीज। तो यहाँ पे ह्यूमन रिसोर्सेज की स्ट्रेटेजीज किस तरह से बनाई जानी चाहिए, कम्युनिकेशन क्या क्या रहते हैं, ठीक है, वो सब क्या है यहाँ पे इंक्लूड होते हैं, क्या क्या प्रोसेस रहने वाला है क्या, ठीक है, तो वो यहाँ पे आएगा। मॉड्यूल सी में जो डिस्कस होगा दैट इज रिलेटेड टू द मोटिवेशन, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट, किस तरह से हम मोटिवेट कर सकते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज को, ट्रेनिंग कौन कौन से दे सकते हैं, किस टाइप की ट्रेनिंग दे सकते हैं, किस तरह से उनकी स्किल की डेवलपमेंट कर सकते हैं, तो ये मॉड्यूल सी के अंदर कवर होता है, राइट। मॉड्यूल डी के अंदर आएगा पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्री रिलेशंस, मतलब कि कौन कौन से ऐसे लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से ऐसे लीगल एक्ट्स
लाए गए हैं इंडिया के अंदर फॉर द ह्यूमन रिसोर्सेज, मतलब कि देखो जैसे आपने सुना होगा ट्रेड यूनियंस, ठीक है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस कौन कौन से उनके लिए अच्छे के लिए, उनके बेनिफिट्स के लिए, उनकी फैसिलिटीज के लिए कौन कौन सी यहाँ पे स्कीम्स लाई गई हैं, ठीक है, ये सब किस तरह से हम पर्सोना मतलब इंडिविजुअल को किस तरह से हम डेवलप कर सकते हैं वो भी यहाँ पे डिस्कस होता है। मॉड्यूल डी के अंदर इमर्जिंग सिनेरियो जो आजकल एचआरएम के अंदर चल रहा है, ठीक है, कौन कौन से सिनेरियो बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी ये डिस्कस होगा। तो मोस्ट ऑफ द जो केस स्टडीज हैं वो कहाँ से आएंगी, मॉड्यूल सी से भी आ सकती हैं एंड मॉड्यूल ई से भी आ सकती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हमारे केस स्टडी के रिलेटेड जो चैप्टर्स मॉड्यूल रहने वाले हैं वो मॉड्यूल सी एंड मॉड्यूल ई है, राइट। वन लाइन सभी क्वेश्चंस में से आएगा, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनने वाला है हमारा मॉड्यूल अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो मॉड्यूल सी एंड डी रहने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मॉड्यूल है वो सी एंड डी रहते हैं। तो इसको हम फर्दर अच्छे से देखते हैं कि मॉड्यूल ए के अंदर कौन कौन से डिस्कस होने वाले हैं। सो ए के अंदर फंडामेंटल ऑफ एचआरएम, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन चेंज, एचआरएम इन इंडियन बैंक्स एंड नॉलेज मैनेजमेंट। तो फंडामेंटल ऑफ एचआरएम में क्या डिस्कस करेंगे कि एचआरएम एक्चुअली में क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल क्या होते हैं, राइट। एंड ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में डिस्कस करेंगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बिहेवियर कैसा रहता है एक दूसरे के साथ, ठीक है, लीडर्स क्या क्या कर रहे हैं, उनकी कितने टाइप्स हैं, ठीक है, किस तरह से ऑर्गेनाइज किया गया है बैंक, वो सब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन चेंज यहाँ पे इसलिए बोला गया, यहाँ पे इसलिए पढ़ाया जा रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी भी तरह के चेंजेस आते हैं तो किस तरह से अडेप्ट करना चाहिए, ठीक है, कौन कौन सी ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन चेंज में हर्डल्स लेके आ रहे हैं, तो ये यहाँ पे डिस्कस होगा। एचआरएम इन इंडियन बैंक्स, तो इंडियन बैंक्स में कि एचआरएम किस तरह से वर्क करता है वो यहाँ पे डिस्कस होगा। एंड नॉलेज मैनेजमेंट इज व्हाट, कि जो नॉलेज है एचआर की, ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज की जो भी नॉलेज है उसको किस तरह से मैनेज किया जाए, उसको किस तरह से हम एक कंपनी के अंदर डाल सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉड्यूल बी की, विच इज रिलेटेड टू बिल्डिंग एंड एचआर स्ट्रेटेजीज, कि एचआर की स्ट्रेटेजीज किस तरह से हम बना सकते हैं। तो यहाँ पे एचआर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक स्ट्रेटेजिक प्लेयर का काम करता है, वो किस तरह से काम कर रहा है, किस तरह से वो प्लानिंग कर रहा है, तो वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सीईओ दैट इज चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, जो कि मेन ऑफिसर रहता है, ठीक है, मेन यहाँ पे डेजिग्नेशन पे होता है उस ऑर्गेनाइजेशन के, तो उसका क्या रोल है, वो क्या क्या करता है, उसके हैंड में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, वो डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन हम किस तरह से कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, एचआर फंक्शंस कौन कौन सी होती हैं, लाइक प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो ये यहाँ पे डिस्कस हुआ। इसको फुल फ्लेज हम एचआर फंक्शंस में करने वाले हैं। जितने भी चैप्टर्स हैं एचआरएम के अंदर, तो उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चैप्टर रहता है दैट इज एचआर फंक्शंस, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो मेक श्योर जब भी मैं इसको कराऊं तो आपको इसकी क्लास मिस नहीं करनी है, ठीक है। कोर्स में भी आपको इसका अच्छे से कंसेप्चुअल आपको वीडियोस मिल जाएंगी। एंड बैंक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कि आप जो भी एचआर मैनेजर ने काम किया है, ठीक है, जो भी एम्प्लॉइज वहां पे काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंसेस को मैनेज करना। आप बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ठीक है, एक मॉडर्न मेथड होता है, एक ट्रेडिशनल मेथड होता है, सभी मेथड्स को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो नेक्स्ट हम चलते हैं मॉड्यूल सी के बारे में। फर्स्ट वन इज लर्निंग प्रोसेस, कि अब ह्यूमन रिसोर्सेज के लर्निंग प्रोसेस क्या क्या है, वो किस तरह से ग्रैब करते हैं, राइट। तो ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एम्प्लॉय मोटिवेशन, तो एम्प्लॉय को किस तरह से मोटिवेट किया जा सकता है, यहाँ पे काफी सारी थ्योरीज होंगी, लाइक मैस्लो हायरार्की थ्योरी, हैजबर्ग थ्योरी, ठीक है, इस तरह से काफी सारी थ्योरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एम्प्लॉय डेवलपमेंट, तो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट किस तरह से होगी, वो ट्रेनिंग से ही डेवलप होगा। तो ये दोनों जो चैप्टर्स हैं उसमें यही हम डिस्कस करेंगे, किस तरह से हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, कौन कौन से ऐसे मेथड्स रहने वाले हैं कि हम उनको ट्रेनिंग दें, रिक्रूट कैसे करें, तो ये सब चीजें हम कहाँ पे डिस्कस करेंगे, मॉड्यूल सी में डिस्कस करेंगे, विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल। So let's discuss module D, which is related to personnel management and industry relation, कि इंडस्ट्रीज के साथ रिलेशंस कैसे बनाने चाहिए, ठीक है, वो मैं आपको फर्दर अच्छे से बताऊंगी कि इंडस्ट्री रिलेशन के अंदर कौन कौन से किस किस तरह के रिलेशंस आते हैं, ठीक है, वर्कर्स की पार्टिसिपेशन किस तरह से होती है मैनेजमेंट के अंदर, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं, राइट। एम्प्लॉय की डिसिप्लिन कैसे होती है, अगर आप उनको किसी भी तरह की कंप्लेन होती है, किसी भी तरह की ग्रीवेंसेस होती है, तो किस तरह से अप्रोच कर सकते हैं, राइट। इंडस्ट्री रिलेशंस पार्ट ए एंड पार्ट बी में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से लीगल एस्पेक्ट्स हैं, कौन कौन से लीगल एक्ट्स हैं फॉर द एम्प्लॉय डेवलपमेंट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहता है, जिससे केस स्टडी का आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट वन इज मॉड्यूल ई, विच इज इमर्जिंग सिनेरियो इन एचआरएम। तो इमर्जिंग सिनेरियो में कि आजकल क्या क्या चल रहा है, कि अब एम्प्लॉय की इंगेजमेंट सबसे ज्यादा कहाँ रह रही है, वो हम इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर क्या है, क्या क्या एक्टिविटीज वहां पे आ रही है, वो हम इस
सेकंड चैप्टर में डिस्कस करेंगे एंड थर्ड चैप्टर से इस कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी ग्रीन एचआरएम, तो किस तरह से कॉर्पोरेट सस्टेनेबिलिटी रहती है वो यहाँ पे करेंगे। एआई बेस्ड, अब देखो क्या है, एचआर की एनालिटिक्स देखते हैं कि एचआर किस तरह से काम कर रहा है, ठीक है, लाइक एम्प्लॉइज किस तरह से काम कर रहे हैं, उनके लिए एआई बेस्ड मतलब कि इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की यहाँ पे सोल्यूशन निकाला गया कि आप उनको किसी भी तरह की अगर प्रॉब्लम होगी तो एआई बेस्ड उनका सोल्यूशंस यहाँ पे निकालेंगे। तो कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं फ्यूचर्स के लिए वो यहाँ पे डिस्कस होने वाला है, राइट। एंड नेक्स्ट वन इज लीडिंग इन वुका एंड बानी सिनेरियोज न्यू अप्रोचेस इन क्राइसिस मैनेजमेंट, तो इसको मैं यहीं पे कुछ नहीं बताने वाली हूँ, जब हम इसको डिस्कस करेंगे तो फर्दर आप अच्छे से इस चीज को पढ़ लेना, ठीक है। एंड नेक्स्ट वन इज बिजनेस एथिक्स, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ मॉड्यूल ई। तो इस मॉड्यूल को ई को भी आप नहीं स्किप कर सकते हो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनने वाला है ये मॉड्यूल ई। तो ये जो पूरा मॉड्यूल ई है वो अभी लेटेस्ट यहाँ पे अपडेट हुआ है, तो इसको हम अच्छे से कवर करेंगे। सो आई होप आपके डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कौन सा सब्जेक्ट एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट आपने चूज करना है। सो एचआरएम की अगर बात करते हैं तो एचआरएम की क्लासेस हम जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं, सो स्टे ट्यून फॉर द न्यू क्लासेस ऑफ एचआरएम। सो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां पे जाके आप चेकआउट कर सकते हो एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। इफ यू आर न्यू ऑन आवर चैनल देन डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल नोटिफिकेशन आइकन फॉर अपकमिंग न्यू वीडियो। थैंक यू सो मच।